हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक वियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2010 में आई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी बेरिड को। इस मूवी के डायरेक्टर हैं रोड्रिगो कर्टिस। इस मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं पॉल कॉनरॉय को, जिसे अभी अभी होश आया है और वो घबराया हुआ था क्योंकि वो बंद पाता है अपने आप को कॉफिन के अंदर। पॉल एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर है जो इराक में काम कर रहा था। ये अपने साथियों के साथ काम कर रहा था, तब इन पर हमला हुआ, इसके साथी मारे गए और ये बेहोश हो गया। अभी अभी इसे होश आया है और ये कॉफिन के अंदर बंद है। पॉल के पास एक लाइटर है जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है। अपने मुंह से कपड़ा हटाकर वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा। पॉल को लग रहा है कि उसे जिंदा ही जमीन में दफनाया है। पॉल कॉफिन खोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो खुलने का नाम नहीं ले रहा। उसका पैनिक बढ़ता जा रहा था। वो एक कील को नोटिस करता है जिसका यूज करके वो अपने हाथ को फ्री कर लेता है और अब जाके उसका पैनिक थोड़ा कम हुआ। थोड़ी देर सांसें लेने के बाद वो कॉफिन को चारों तरफ देखता है और खोलने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे जिंदा ही जमीन में दफना दिया गया है। काफी देर ट्राई करने के बाद थक हार कर वो सो जाता है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि कॉफिन में फोन बज रहा था और वो फोन पड़ा था उसके पैरों के पास और उसे उठाना काफी मुश्किल था क्योंकि उस कॉफिन में इतनी जगह है ही नहीं कि वो अपने हाथ पैर हिला सके। फिर भी किसी तरह वो फोन को उठा लेता है, लेकिन फोन में लैंग्वेज अरेबिक थी जो उसे नहीं आती थी। वो अपनी पॉकेट चेक करता है जिसमें एक पर्स था, लेकिन वो खाली था। दूसरी पॉकेट में उसे मिलती है थोड़ी अल्कोहल और दवाइयाँ। उसे काम की एक भी चीज नहीं मिलती। फिर वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल लगाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं जमीन के अंदर दफन हूँ, मेरी हेल्प करो। काफी सवाल जवाब करने पर उसे पता चलता है कि वो फोन लगा है ओहायो में, जबकि वो दफन है इराक में। इसका मतलब ये कि उसकी हेल्प नहीं हो सकती। वो देखता है कि फोन अभी भी चार्ज है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पे फोन लगाता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। तब वो अपनी वाइफ के लिए मैसेज छोड़ता है। वो मैसेज में कहता है कि तुम नेशनल गार्ड से कांटेक्ट करो, मुझ पर अटैक हुआ है। वो एक और मैसेज छोड़ता है और कहता है कि मुझे कॉल बैक करो, मैं बॉक्स के अंदर बंद हूँ और मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसके बाद वो 141 नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे FBI से कनेक्ट करो। वो लोग उसे नंबर देते हैं शिकागो का। उस कॉफिन में पेन और पेंसिल थी जिससे वो नंबर कॉफिन पर लिख लेता है। FBI से कांटेक्ट करके वो उन्हें बताता है कि वो लोग ट्रक लेकर जा रहे थे, तभी उन पर फायरिंग हुई। बाकी सब लोग मारे गए और पॉल पीछे था इसलिए बच गया। उसके सर पर एक पत्थर लगा था जिससे वो बेहोश हो गया था। पॉल कहता है कि उन हमलावरों ने उसे यहाँ पर दफनाया है। पॉल की बातें सुनकर FBI का आदमी ये कहता है कि उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। पॉल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। FBI का आदमी पॉल के पास सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है जो पॉल के पास था नहीं। तभी कॉल कट जाती है क्योंकि सिग्नल्स चले गए। फिर वो फोन को एक कोने में ले जाकर सिग्नल्स को ढूंढता है और सिग्नल्स मिलने पर वो उस कंपनी में कॉल करता है जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन वहाँ भी कोई कॉल नहीं उठाता। तब वो वहाँ पर एक मैसेज छोड़ता है। पॉल को कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो जितना ज्यादा पैनिक करेगा उतना ही उसे नुकसान होगा। वो काफी निराश हो गया था। तभी उसे याद आता है कि वो जरूरी बात तो भूल गया। पॉल ने उस नंबर को तो देखा ही नहीं जिससे कॉल आ रही थी, जिस कॉल की वजह से उसे फोन मिला ही था। पॉल उस नंबर को भी कॉफिन के ऊपर लिख लेता है। फिर पॉल उस नंबर पर कॉल लगाता है और वो कॉल उठाता है जबीर। वो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने पॉल को यहाँ पर दफनाया है। पॉल को फ्री करने के बदले में वो उससे $5 मिलियन मांग रहा है, और वो भी रात के 9 बजे तक। अब पॉल के पास इतना पैसा होता तो वो इराक में काम क्यों करता। पॉल उसे यही बात करता है। तब वो कहता है कि अपनी कंपनी से लो। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है। पॉल अब समझ गया था कि उसे क्यों नहीं मारा, लेकिन इसके पीछे मेन मोटिव क्या है वो जानना बाकी है। पॉल को पता था कि इतने पैसे उसकी कंपनी नहीं देने वाली, इसलिए वो फिर से कॉफिन को खोलने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर पॉल अपनी वाइफ की फ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, लेकिन वो भी नहीं जानती। पॉल उसे स्टेट डिपार्टमेंट का नंबर सर्च करने के लिए कहता है और वो कहती है मुझे मार्केट जाना है। तब पॉल उस पर चिल्लाता है जिससे वो कॉल को काट देती है। यहाँ पॉल की जान जा रही है और उसे मार्केट जाना है। पॉल वापस उसे कॉल करता है और सॉरी बोलकर उससे नंबर निकलवा लेता है। पॉल उस नंबर पर कॉल करता है और वहाँ उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसके नंबर को ट्रांसफर किया जाता है। पर अजीब बात यह है कि वो सब लोग पहले से ही पॉल का नाम जानते हैं, जबकि पॉल ने तो उसका नाम बताया ही नहीं। वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारी कंपनी ने नाम बताया। इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल पॉल की बात रेबेका से हो रही है। पॉल उससे कहता है कि किडनैपर ने $5 मिलियन मांगे हैं, तुम सरकार से बात करो। तब वो कहती है कि ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। वो उसे डैन का नंबर देती है जो इराक में हॉस्टेज वर्किंग ग्रुप का हेड है। इसका मतलब ये है कि पॉल कोई अकेला अमेरिकन नहीं जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। सोच कर देखिए ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी, जिसके लिए इराक में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है। वो लोग कहते हैं कि वो किडनैपर से कोई बात नहीं करेंगे, वो सीधा ही इसको रेस्क्यू करेंगे। वो लोग पॉल को कहते हैं कि
किसी और से बात मत करना और मीडिया वालों से तो खास मत करना। इनकी बातें सुनकर हमें ये साफ पता चल रहा है कि ये लोग मैटर को दबा रहे हैं। पॉल डैन से बात करता है और डैन कहता है कि हम तुम्हें ही ढूंढने में लगे हुए हैं। डैन पॉल से कहता है कि तुम्हारे फोन में सिग्नल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि तुम जमीन के ज्यादा अंदर दफन नहीं हो, चिंता मत करो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। डैन पॉल को कहता है कि अपने फोन की बैटरी को बचा के रखो। इतने में ही कॉल आ जाता है किडनैपर का। जबीर उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। पॉल जबीर से कहता है कि 5 मिलियन तुम्हें कोई नहीं देने वाला। तब जबीर पॉल से कहता है कि चलो $1 मिलियन दे दो, और साथ ही ये कहता है कि तुम्हारे पैरों के पास एक बॉक्स है जिसके अंदर एक नोट है, उसे पढ़कर एक वीडियो बनाकर भेजो। अब उस बॉक्स को उठाने के लिए पॉल को उस कॉफिन में घूमना होगा, जो पॉल के लिए काफी पेनफुल होगा। फिर भी वो ऐसा करता है। किसी तरह वो अपने शरीर को सिकोड़कर और कॉफिन पर जोर देकर वो घूम जाता है। बॉक्स में नोट्स के साथ एक ग्लो स्टिक, टॉर्च और एक छोटा सा नाइफ था। वो वीडियो बनाने से पहले जाबिर का नंबर डैन को दे देता है ताकि वो जाबिर को ट्रैक करके पकड़ सके। डैन पॉल को साफ साफ मना कर देता है कि कोई भी वीडियो मत बनाना। वो कहता है कि तुम किडनैपर्स को उलझा कर रखो जब तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। डैन पॉल से कहता है कि चिंता मत करो, वो लोग लोकल क्रिमिनल्स हैं और उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। पॉल डैन से पूछता है कि मुझसे पहले कितने लोगों का ऐसा हाल हुआ है। डैन कहता है कि बहुत लोगों का। वो ये भी कहता है कि इराक में ये एक बिजनेस है। पॉल डैन से पूछता है कि तुमने बचाया कितनों को। तब वो कहता है कि बहुत ही कम लोगों को। तब पॉल उसे कहता है कि मुझे उन लोगों के नाम बताओ ताकि मुझे यकीन हो सके कि तुम मुझे बचा लोगे। तब डैन उसे एक नाम कहता है, मार्क वाइट। वो कहता है कि मार्क 26 साल का एक स्टूडेंट है जिसे हमने 3 हफ्ते पहले बचाया था। ये सुनकर पॉल को तसल्ली मिली थी और उसने मार्क का नाम कॉफिन के ऊपर लिख दिया। फिर वापस से किडनैपर यानी जबीर की कॉल आती है। वो पॉल को वीडियो बनाने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन पॉल वीडियो नहीं बना रहा। तब किडनैपर पॉल को एक फोटो भेजता है जो पॉल की साथी पैमला की थी और वो भी किडनैपर के कब्जे में थी। पॉल जल्दी से किडनैपर को कॉल लगाकर कहता है कि उसे मत मारना, उसके 2 बच्चे हैं। तब किडनैपर हंसते हुए कहता है कि मेरे 5 हैं, 5 मिनट में वीडियो बनाकर भेजो वरना मैं इसे मार दूंगा। इसलिए वो वीडियो बनाकर भेज देता है। पॉल खुश होता है कि वो अपने दोस्त के लिए काम आया। फिर थक हार कर वो सो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में इसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि इसके कपड़े में कुछ रेंग रहा था। वो था एक सांप। पॉल काफी घबराया हुआ था क्योंकि इसकी मौत इसका पीछा छोड़ ही नहीं रही। पॉल ऐसे ही फ्रीज हो जाता है जब तक वो सांप बाहर नहीं निकलता। सांप के बाहर निकलते ही वो अपने पैरों को पीछे ले लेता है और वहाँ पर थोड़ी अल्कोहल डालकर आग लगा देता है जिससे सांप बाहर निकल जाता है। लेकिन इधर फोन बज रहा है और अल्कोहल गिरती हुई जा रही है आग के पास। अगर अल्कोहल ने आग पकड़ ली तो पूरा कॉफिन ही जल जाएगा। लेकिन पॉल सही टाइम पर मिट्टी डालकर आग को बुझा देता है। आप सोचोगे कि ये मिट्टी कहाँ से आई। जब पॉल कॉफिन में टर्न कर रहा था तभी ऊपर से थोड़ी मिट्टी कॉफिन के अंदर गिर गई थी। आग के बुझते ही अब वो चैन की सांस ले पाया। वो बैठा बैठा छेड़छाड़ कर रहा था और ऐसे ही वो लैंग्वेज सेटिंग तक पहुंच जाता है। लैंग्वेज इंग्लिश करके इसने इस फोन का नंबर भी पता कर लिया और इस नंबर को भी इसने कॉफिन पर लिख लिया। वो फिर से अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन इस बार भी वो कॉल नहीं उठाती। तब वो मैसेज छोड़ता है कि मुझे इस नंबर पर कॉल करना। वो थोड़ा खुश हुआ था तभी उसके फोन में एक वीडियो आती है जो भेजी थी किडनैपर ने। उन लोगों ने पैमला को मार डाला। ये सब कुछ देखकर पॉल समझ गया था कि इसके साथ भी यही होगा, कोई भी इसे नहीं बचाने आएगा। ये सब कुछ सोचकर वो खुद ही सुसाइड कर रहा था, लेकिन अपने बेटे के बारे में सोचकर वो रुक जाता है। वो अपने बेटे के लिए यहाँ से निकलना चाहता है। वो डैन को कॉल करता है। तब डैन उससे कहता है कि तुमने वीडियो क्यों बनाई। वो कहता है कि वो वीडियो वायरल हो गई है। तब पॉल डैन से कहता है कि तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी मदद नहीं करने वाले, तुम बस तब तक मुझसे बात करते रहोगे जब तक मैं मर नहीं जाता। लेकिन डैन कहता है कि मेरी टीम काम पर लगी हुई है। पॉल ये समझ गया था कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है, इसलिए सरकार को भी कुछ ना कुछ करना होगा। पॉल डैन से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं जिससे कॉफिन टूट गया था और अब रेत अंदर भरती जा रही है। इसका मतलब ये कि कुछ ही देर में वो सच में दफन हो जाएगा। खैर वो किसी तरह कॉफिन को बंद करता है लेकिन रेत तो अभी भी गिर रही है। तभी उसके पास कॉल आती है उसी कंपनी की जहाँ पर वो काम करता है। कंपनी से कॉल किया था एलन ने। वो कहता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि जब आप किडनैप हुए उसके 2 घंटे पहले ही आपको जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि आपका पैमला के साथ अफेयर चल रहा था और ये कंपनी के नियमों के खिलाफ है, इसलिए दोनों को ही जॉब से निकाल दिया गया था और दोनों की ही फैमिली को हर्जाना नहीं मिलेगा क्योंकि अब आप हमारे एम्प्लॉय नहीं हो। यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों के बारे में झूठी बातें फैलाकर कंपनी ने हाथ झाड़ लिए क्योंकि कंपनी को इंश्योरेंस के पैसे ना देने पड़े। जबकि पॉल और पैमला सिर्फ अच्छे दोस्त थे और मरने से पहले कोई भी ऐसी बात सुनना नहीं चाहेगा। अभी तक पॉल को ऐसा लग रहा था कि वो मर के भी अपनी फैमिली के काम आएगा क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आजकल कंपनी इतनी तेज है कि इन्हें किसी की भी जान की परवाह नहीं। किसी के मरने के बाद भी वो इनकी इज्जत को गिरा सकती हैं। अगर पॉल के बेटे को ये बात पता चली तो वो सारी जिंदगी इसे नफरत करेगा। पॉल उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये सब कुछ एक बिजनेस है। अब तो वो बिल्कुल ही बेजान हो चुका था। इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था आप समझ ही सकते हो।
हो। अब तो उसके फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली थी। तब वो डैन को कॉल लगाता है। तब डैन उसे कहता है कि हमने उस जगह पर बॉम्बिंग करवाई है और उसी बॉम्बिंग की वजह से उसका कॉफिन टूटा है। पॉल खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉम्बिंग की वजह से किडनैपर मारा गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि डैन अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि कुछ ही देर में पॉल रेत में दबकर मर जाएगा। वो डैन को अलविदा कहता है क्योंकि अपनी मौत को उसने एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी फैमिली को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता है और इसके बाद वो एकदम ही शांत हो गया था। तभी अचानक उसे काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है, जैसे कि उसे बचा लिया गया। कॉफिन खुलता है और बाहर काफी ज्यादा रोशनी थी, लेकिन ये सब कुछ उसका वहम था। मौत उसके काफी करीब है। तभी डैन की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, बस हम तुम्हारे पास पहुंच ही गए। डैन ने उसे ढूंढ लिया। डैन कहता है कि मुझे एक आदमी मिला है और वो जानता है कि अमेरिकन आदमी को कहाँ दफनाया जाता है। इसी बीच कॉल आ जाती है पॉल की वाइफ की। पॉल उसे जल्दी से उठा लेता है और उससे कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे बचाने वाले बस आ ही गए, मैं जल्दी घर आकर तुमसे मिलूंगा। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है क्योंकि डैन होल्ड पर था। डैन पॉल से कहता है कि हम तुम्हारी कॉफिन के ऊपर हैं और कॉफिन भी अब रेत से भरने वाला है। पॉल काफी खुश था क्योंकि अब फाइनली उसे बचा लिया जाएगा। पॉल की सारी खुशी मायूसी में बदल जाती है क्योंकि उन लोगों ने कॉफिन को बाहर निकाल लिया, लेकिन वो पॉल का नहीं है। वो कॉफिन है मार्क वाइट का, वही मार्क वाइट जिसे 3 हफ्ते पहले डैन ने बचाया था। पॉल रेत में दबकर मर जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा था, मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन।